वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर क्लास 10th। आज जो है वो हमारी करंट अफेयर की क्लास 10th है। जो सीरीज हमने शुरू किया रिगार्डिंग करंट अफेयर, इसमें हमारा टारगेट जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर को साथ में कवर करना रहेगा, प्लस रिवीजन और साथ में स्टैटिक फैक्ट। यानी कि रिवीजन भी हम कर रहे हैं करंट अफेयर की, और साथ के साथ में हम जो है वो स्टैटिक फैक्ट जो आपके करंट बेस्ड मतलब करंट बेस्ड टॉपिक्स का जुड़े होते हैं उन्हीं को उनको जो है हम साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 371 को कवर किया था पूरा का पूरा। तो आर्टिकल 371 के रिगार्डिंग अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगेन क्वेश्चन है एक, और आपको बताना है कि जो आपका आर्टिकल 371 बी है, 371 बी, उसमें कौन सी स्टेट इंक्लूड होती है। असम। असम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल, हमने इसको पूरा जो है वो इन डिटेल डिस्कस भी किया है। देन उसके बाद सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि सारे मतलब लाइक सोर्सेज को, वो भी सरकारी जितने भी सोर्सेज हैं उनको कवर करना, जिससे क्या है टू द पॉइंट ही हम जो है वो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक स्पेशल सीरीज भी जो है वो शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की, जिसमें हम जो है वो एक स्पेशल क्लास करेंगे। लाइक हम ऑर्गेनाइजेशंस को एक क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, जितने आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको एक क्लास में कवर करेंगे, या फिर जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत मेंबर है उनको कवर करेंगे। प्लस उसके बाद साथ साथ में प्लेसेस और पर्सन से न्यूज़ को भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे, कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में थे, कौन कौन से पर्सन। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम क्लासेस जो है वो शुरू करेंगे, इसको भी करंट में इंक्लूड करेंगे। और अब इसके रिगार्डिंग भी जो है वो आपको हफ्ते में एक या दो क्लासेस जो है वो आपको ऐसे स्पेशल मिलने वाली है। फिर इसमें क्या है कि हमारा जो है वो पिछला करंट भी साथ के साथ में कवर होगा। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जनवरी हो गया, पूरे पूरे मंथ की ना एक एक करंट अफेयर की क्लास करेंगे। जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक साथ कवर करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे पूरे के पूरे मंथ की एक एक क्लास हम कवर करेंगे। और इस क्लास को थोड़ा लंबा लेकर जाएंगे, 2 घंटे की क्लास हो सकती है, जिसमें पूरा जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट एक साथ कवर, फरवरी पूरा एक साथ। तो ऐसे क्या है कि क्रैश कोर्स भी बन जाएगा पूरा का पूरा करंट का, और दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा कि नहीं हमने पूरे साल का करंट कवर कर दिया। तो दो अप्रोचेज अब हम लेकर चलने वाले हैं, और जल्दी ही जो अब हम इसको शुरू कर देंगे। तो पहली अप्रोच में रहेगी कि हम जो आपके स्टैटिक करंट है, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस है, या फिर आपके समिट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, या फिर कोई प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, पर्सन न्यूज़ हो गए, तो उनको उनकी एक सीरीज शुरू करेंगे। और सेकंड जो सीरीज शुरू करेंगे वो मंथ वाइज करंट के करेंगे। जनवरी से पहले, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर मंथ की एक वीडियो हम पूरी बनाएंगे, यानी कि एक क्लास जो है वो पूरी कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो लिंक करता है जीएस 2 के साथ। जीएस 2 यानी कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। अडजर्नमेंट साइंड आई। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना है कि जो अडजर्नमेंट साइंड आई है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो विंटर सेशन 2024 का जो विंटर सेशन उस पार्लियामेंट का, उसमें तो दोनों हाउसेज है उनको अडजर्न कर दिया, अडजर्न साइंड आई बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो अडजर्नमेंट साइन डाई की पावर होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। इन केस ऑफ लोकसभा ये पावर होती है स्पीकर के पास, और इन केस ऑफ राज्यसभा ये जो है वो पावर होती है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास। अब यहाँ पे जो न्यूज में था वो ये था कि अर्जर्नमेंट यानी कि आपके जो हाउसेज है उनको अर्जर्न कर दिया फॉर इनडेफिनेट पीरियड। मतलब कोई निश्चित यहाँ पर समय नहीं है कि कब जो है वो वापस आएंगे, कब जो है वो दोबारा सिटिंग होगी। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि टर्मिनेटिंग सिटिंग और हाउस फॉर इनडेफिनेट पीरियड, तो उसको कहा जाता है अर्जर्नमेंट साइंड आई। अब यहाँ पर अगर आप अर्जर्नमेंट को करते हैं सिर्फ कि सिर्फ अर्जर्नमेंट नॉट साइंड आई, तो यहां पर अर्जर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक निश्चित काल के लिए जो है वो आपका जो है वो सेशन को टर्मिनेट किया, यानी कि द कोर्ट इज अर्जर्न फॉर टुडे, आज के लिए। तो जब बात की जा रही है एक डेफिनेट टाइम की तो वो हो गया सिर्फ अर्जर्न। लेकिन जब अर्जर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है, इनडेफिनेट टाइम, कोई क्लियर टाइम ही नहीं है, और ये पावर जो है वो आपका जो है वो स्पीकर के पास होती है। देन उसके बाद अदर की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो सेशंस के बीच में, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनके बीच में जो गैप जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैप, ये ध्यान में रखना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 सेशन होते हैं, समर, विंटर और मानसून। या अगर बजट सेशन, पहला बजट हो गया, देन उसके बाद विंटर सेशन हो गया, और फिर आपका जो है वो यहाँ पर मानसून।
3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट में, और कहीं भी हमारे संविधान में ये मेंशन नहीं है कि 3 ही सेशन होंगे। सिर्फ वहां पर ये कहा गया है कि 2 सेशंस के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और समन, जो सेशन के रिगार्डिंग समन करता है कि कब जो है वो पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अडजर्नमेंट साइन डाई की पावर स्पीकर के पास है। पॉइंट्स लिंक करना, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉलिटी का ही टॉपिक यहां से जो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो अडजर्नमेंट साइन डाई की हम जब बात करते हैं तो वो पावर चल जाती है स्पीकर के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। देन उसके बाद समन, जब हाउस को बुलाना है, मीटिंग के लिए बुलाना है, सेशन के लिए बुलाना है, तो वो पावर जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देन उसके बाद एक पावर और आती है, दैट इज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सेंस में समझना कि जैसे कि ये एक आपका नया सेशन शुरू होगा और जब पुराना सेशन अडजर्न हो गया, अडजर्नमेंट साइन डाई, तो उनके बीच का जो गैप होगा, ठीक है, वो जो है वो आपका प्रोरोगेशन कहलाता है, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। और ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है कि अभी जब क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, सेशन को खत्म करना। अडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या हो गया कि काम हुआ, उसके बाद अडजर्न कर दिया। अभी पॉसिबिलिटी ये रहती है, फॉर एग्जाम्पल एक विंटर सेशन है, इसको अडजर्नमेंट साइन डे, विंटर सेशन का मतलब क्या होगा कि ये पूरा शीतकाल में चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहते हैं यहाँ पे, सपोज दैट कोई एक अर्जेंट वर्क आ गया, अब अर्जेंट वर्क के केस में दोबारा से सेशन तो नहीं बुलाएंगे, ठीक है, दोबारा से समन तो नहीं जाएगा हाउसेज को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उस केस में स्पीकर क्या करते हैं, अडजर्नमेंट साइन डाई कर देते हैं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अगर बीच में कोई जरूरत पड़ती है तो दोबारा सेशन को बुलाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट आता है। लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है कि अभी एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब पूरा सेशन ही खत्म हो गया, तो फिर उसको फाइनली प्रोरोगेट कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि अभी ये सेशन खत्म है। एक और यहाँ पर टर्म आती है, दैट इज डिसोल्यूशन, और ये डिसॉल्व जो है वो आपका सिर्फ लोअर हाउस ही होता है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 केसेस में जो है वो डिसॉल्व करते हैं। पहला केस जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो या आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिजाइन कर देते हैं, या फिर जो है वो आपका जो पूरा लाइक नई सरकार बननी होती है, तो उस केस में भी जो है वो जैसे 5 साल खत्म हो गए सरकार के, तो फिर उस केस में भी जो है यहाँ पर जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो याद रखना, अडजर्नमेंट साइन डाई की पावर जो आपकी स्पीकर के पास होती है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन और आपका जो समन करने की पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, दैट्स वाई हमने इस टॉपिक को बिल्कुल इसी तरह से कवर किया। जो पिछले क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में पूछे गए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये आपका 21 दिसंबर को पहली बार जो है वो ये सेलिब्रेट किया गया, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत ने जो है वो एडवोकेट किया था कि मेडिटेशन डे होना चाहिए। और थीम की अगर हम बात करें 2024 के लिए, तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। तो थीम याद रखना, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी जो है वो थीम है। और वर्ल्ड मेडिटेशन डे आपको एग्जाम में पक्का आ सकता है, मतलब काफ़ी चांसेस बनते हैं इसके, क्योंकि ये अभी इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है एक तरह से। देन उसके बाद इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी 2004 में, और जो ये सुनामी आई थी इसका जो कारण था वो था 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जो कि आपका सुंडा ट्रेंच वाले रीजन में आया था। सुंडा ट्रेंच जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, जहां पर आपको जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटीज रेगुलर देखने को मिलती है। और ये जो ट्रेंच है ये इंडोनेशिया के क्लोज में है, यानी कि इंडोनेशिया वाले रीजन में जो वो इसको इंक्लूड किया गया। और इससे लगभग जो है वो 14 कंट्रीज जो है वो इससे इफेक्ट हुई थी। तो हमें याद रखना है कि 14 कंट्रीज जो है वो इफेक्ट हुई थी आपकी जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है कि उसको 20 साल हो गए अप्रॉक्सीमेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। और सुनामी की अगर हम बात करें, सुनामी के रिगार्डिंग मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूँगा, मतलब साथ के साथ में बेसिक कवर करते हैं कि सुनामी जो क्या होती है, समुद्री लहरें होती है जो कि वॉलेंट इन नेचर होती है, मतलब एनॉर्मस वेव्स हो गई, ठीक है, जो कि वॉलेंट इन नेचर होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, क्यों ये बनती है, जब भी जो आपका ओशन है यानी कि समुद्र के अंदर सी फ्लोर पे कुछ भी जो है वो हलचल हलचल होती है, तो उस केस में जो ऊपर जो पानी है, ठीक है, ऑन सरफेस वाटर, उसमें जो है वो डिस्टर्बेंसेस देखी जाती है। अब उसकी वजह से जब यहाँ पर अंडर अंडर लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो सी फ्लोर है और यहाँ पर जो है वो भूकंप आ गया, अब इस केस में कंपन हुआ, तो ये जो पानी था इसके ऊपर का, इसमें हलचल होनी शुरू होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुई, वेव्स बननी शुरू हुई। तो वेव्स जो है वो जब धरती की तरफ आती है और धरती पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है, तो वो वेव्स को जो है वो सुनामी कहा जाता है। नेचुरल डिजास्टर का ये पार्ट है सुनामी, और कोस्टल रीजन में काफ़ी जो है वो
जो है वो इफेक्ट देखा जाता है सुनामी का, काफ़ी नुकसान जो है वो होता है, और बहुत छोटे छोटे अगर हम बात करें आइलैंड कंट्रीज, वो तो डूब भी जाते हैं इसमें। और एक फैक्ट जो प्रीलिम में पूछा गया है पहले, कि याद रखना है कि अगर दो कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, एक ओपन ओशियन को पढ़ेंगे और एक क्लोज्ड यानी कि शैलो वाटर। शैलो वाटर यानी कि जो आपका कोस्टल रीजन वाला वाटर है, मतलब कोस्ट के पास पास वाला पानी। अभी ओपन ओशियन में सुनामी की जो वेवलेंथ है वो इस तरह से लंबी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। लेकिन जो आपका शैलो वाटर है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, शैलो वाटर में वेवलेंथ छोटी होती है लेकिन वेव हाइट ज्यादा होती है। तो इस तरह से यहां पर शैलो वाटर में इस तरह से वेव्स बनती है सुनामी की। और जब सुनामी की वेव्स इस तरह से बनती है, तो एक पॉइंट याद रखना कि जो ये वाली इस तरह की जो वेव्स बनेगी शैलो वाटर में, वो ज्यादा नुकसान करती है, ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू ओपन ओशन, क्योंकि ये तो सीधी वेव्स है, ये तो इस तरह से चलेगी। तो अगर इसलिए कहा भी जाता है कि अगर कोई जहाज सुनामी के टाइम पे ओपन ओशन में है तो उसके बचने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखो वेव यहां से आई और इस तरह से निकल गई, और अगर जहाज यहां पर है तो वो डूबेगा नहीं, सिर्फ जस्ट ऊपर उठेगा। लेकिन वहीं अगर शैलो वाटर में ही होता तो यहां पर सपोज दैट कि अगर जहाज यहां है तो डेफिनेटली पीछे से ये पानी आएगा और इसको डुबा देगा, फिर इस तरह से ये तो इसका पता ही नहीं चलेगा कहां गया। तो शैलो वाटर जो है में जो सुनामी आती है वो ज्यादा डेंजरस होती है, और यहाँ पर वेव जो हाइट है वो ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। लेकिन ओपन ओशियन में याद रखना क्वेश्चन बनता है, ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बना पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। और ओपन ओशियन में जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आईआर से रिलेटेड है, यानी कि ये भी जो है वो जीएस2 का टॉपिक है। और अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो जो है वो कुवैत गए, तो यहाँ से जो है वो हमारे लिए अब ये वाला कंट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन यहाँ पे इनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड भी मिल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये अवार्ड भी इनको मिला, हाईएस्ट ऑनर यहाँ पर मिला इनको। तो हमारे लिए यहाँ से ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कंट्री जो है वो किस तरह से जो है वो गल्फ कंट्री है, और गल्फ कंट्री अगर ये है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लाइक गल्फ रीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गल्फ से हमें एक तो क्रूड ऑयल मिल रहा है और दूसरा नेचुरल गैस, यानी कि एनर्जी के लिए जो है वो हम जो है वो अभी गल्फ के ऊपर डिपेंड है। अब आपको मैं एक पॉइंट याद करवाता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो ये कि जितनी भी हमारी कंट्रीज है जिनके साथ हमारे एनर्जी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ठीक है, जिनसे हम जो है वो ऑयल और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ले रहे हैं, प्लस जिनसे हम डिफेंस ले रहे हैं, डिफेंस के जो है वो इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, उनके साथ हमारा जनरली ट्रेड डेफिसिट रहता है। उनके साथ हमारा जो है वो जनरली ट्रेड डेफिसिट रहता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि जब हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम। जब हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो हम कम कर रहे हैं, तो देन उस केस को जो है वो उस टर्म को जो है वो ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। अब यहाँ पर जब अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुवैत गए, तो हमारे और कुवैत के जो रिलेशंस है अभी और जो है वो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर फोकस किया जा रहा है। और इवन अभी टोटल प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 120th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो आपका 120th मेंबर बना, जो मोल्डोवा, सर मोल्डोवा। ठीक है। और 119वां कौन सा था? माल्टा। माल्टा। और 118वां? रोमानिया। हाँ, तो ये तीनों याद रखना। अभी ये 120 सिग्नेटरी है, इन्होंने साइन किया है, लेकिन टोटल मेंबर अभी 104 है। प्लस साथ में इंडिया ने वेलकम किया है कि कुवैत का जो डिसीजन है कि वो क्या करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा फॉर सस्टेनेबल एनर्जी कॉपरेशन, कि सस्टेनेबल एनर्जी को कॉपरेट करने के लिए जो है वो ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है एशियन कॉपरेशन डायलॉग। एशियन कॉपरेशन डायलॉग जो है वो ये 2001 में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, और भारत भी जो है वो इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पर जो मेंबर्स है वो है 35, तो ये कंट्रीज का नाम याद रखना, 35 यहाँ पर मेंबर है इसमें टोटल। और भारत जो है वो इसका वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर। इनका जो मेन टारगेट है कि जितनी भी जो एशियन कंट्रीज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, ताकि एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकें। देन उसके बाद इंडिया और कुवैत हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक काउंसिल है जिसका नाम है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल,
और इस टाइम पे कुवैत जो है वो चेयरपर्सन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है इसको बनाया गया था 1981 में। गल्फ कंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिन्होंने इसको बनाया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्स है इसमें, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। और भारत के सभी अच्छे दोस्त हैं, ऑलमोस्ट सभी के साथ जो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, तो इनका जो मेन टारगेट है वो है कि एक तो कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इंटीग्रेशन की तरफ फोकस है, प्लस साथ में इंटर कनेक्शन अमंग इट्स मेंबर्स, कि जितने भी जो गल्फ कंट्रीज के मेंबर है वो भाई वो सारे के सारे क्या है भाई, ये आपस में मिलकर रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। और गल्फ जो ये कॉपरेशन काउंसिल है, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये 35% ऑयल जो है वो हमारा गल्फ कंट्री से ही आ रहा है। और साथ में एक तो आपका ऑयल 35% आ रहा है, और दूसरा 70% गैस हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। और गैस जो हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो अंडर अरेबियन सी के अंडर से हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो पाइप्स बिछा रखी है, गैस पाइप्स, तो उसके थ्रू जो है वो गैस भी भारत पहुँच रही है। तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुवैत की अगर हम बात करें या जो रिसेंट बायलिटरल टॉक्स की बात करें कि क्या क्या जो है वो अभी एग्रीमेंट साइन हुए, तो देखो सबसे पहला तो हमें याद रखना है कि रिन्यूड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 2029 अभी इसको रिन्यू कर दिया गया है, ठीक है, भारत और कुवैत के बीच में। जिसमें जो टारगेट रह रहा है वो ये रह रहा है कि एक तो हम जो चैलेंजेस है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए चैलेंज आ रहे हैं, लाइक एक टेररिज्म हो गया, या फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो वो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि इसको एड्रेस किया जाए। प्लस बायलेटरल ट्रेड अगर हम बात करें कुवैत के साथ, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए हमारी जो वो अप्रॉक्सीमेटली $10 10.47 बिलियन, और ये जो है वो ट्रेड डेफिसिट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट, क्यों? क्योंकि देखो कुवैत से हम जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हम उनको वहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट याद रखना। और गल्फ कंट्रीज हमारे लिए मैक्सिमम केसेस में इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी जो हमारी डिमांड्स है वो गल्फ कंट्रीज पूरी कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, और क्वेश्चन बन भी सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के बारे में। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन अभी रिसेंटली ये कहा गया है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है आपका डोमेस्टिक जो सोर्सेज है उससे बहुत इंक्रीज हुआ है, जिससे आपका इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी कि घर के अंदर जो घर से लाइक हम जैसे फायरवुड हो गया या और कोई केसेस हो गए, आग जलाते हैं, ठीक है, या बॉन फायर के केसेस आप देख रहे हैं, तो उस केस में ये कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 ये इंक्रीज हो रहा है। और कहाँ पर इंक्रीज देखा गया है? इंक्लूडिंग श्रीनगर, 29 सिटीज भारत की इंपॉर्टेंट, जिसमें श्रीनगर, कानपुर और इलाहाबाद, अभी तीनों कंट्री, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी, तीनों सिटीज हमारी कंट्री की ऐसी है जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। इलाहाबाद और कानपुर अगर हम बात करें तो कोहरा पड़ रहा है, तो सुबह लोग आग जला के रखते हैं घर वाले सारे, ठीक है। श्रीनगर तो बर्फ़ पड़ रही है, वहां पर भी आग जला रहे हैं। अभी क्या है, इसकी वजह से इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो इसको अगर हम बात करें तो 2.5 से ही समझेंगे हम सबसे पहले। 2.5 मैक्रोन, मतलब जो आपके मैटर जो पोल्यूटेंट है उनका साइज 2.5 मैक्रोन है, तो उसको आप इस तरह से लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एयर। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल और पानी, ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कोई रिएक्शन बना देंगे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई एमिटर्स हैं, कोई गैस रिलीज हुई, तो फिर वो क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे। जब वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पर्टिकुलेट मैटर में। लेकिन एक पॉइंट और भी याद रखना कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं इंपैक्ट करते। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं बहुत। और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी बना है, तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज, या फिर जब आपको क्वेश्चन आता है कि क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस है, तो उसमें आप पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में बता सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर लाइक बात करते हैं, एक जो फॉसिल फ्यूल्स हो गया या कैरोसिन या बायोमास, इनको यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो आपके जो केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उनसे जो है वो आपका पर्टिकुलेट मैटर इंक्रीज हो रहा है। और एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें ना, तो मैक्सिमम टाइम पे आप नोट करना
कि जैसे पुराने पुराने बुजुर्ग होते थे ना, तो वो जैसे जो कि सिर्फ और सिर्फ आग ही, जो अपना चूल्हे पर ही जो है वो सारा सिस्टम उनका डिपेंडेंट है, वहीं से ही उसी से खाना बन रहा है, तो उनको बहुत सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो वो एक तरह से इंडोर एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसका हेल्थ इंपैक्ट काफ़ी रहता है। एक तो हार्ट डिजीज होती है, लंग कैंसर इससे होने के चांसेस रहते हैं, और दूसरा धुआं सिर्फ अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा, तो जो अंदर ही जा रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है। अगर एक सिगरेट की बात करें तो सिगरेट का धुआं तो फिर भी देखो बाहर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आप इनटेक कर रहे हो वो ज़्यादा जो है वो डेंजरस, तो एक तरह से पैसिव स्मोकिंग का भी ये एग्जाम्पल बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्टिव और पैसिव दो तरह की स्मोकिंग होती है, ठीक है। जब भी लंग से रिलेटेड कोई किसी को इन्फेक्शन होता है तो उस केस में पूछा जाता है कि आप एक्टिव स्मोकर तो नहीं हो या पैसिव स्मोकर तो नहीं हो। तो पैसिव स्मोकर का एग्जांपल जो बनता है वो ये बनता है कि धुआं सिर्फ अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी कंसर्न रहता है। और सरकार के क्या इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू द एयर पोल्यूशन, तो सबसे पहले तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने शुरू किया था, और पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें जो है वो एलपीजी जो है वो यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रोवाइड की जाएगी। एलपीजी एक क्लीन गैस है, और इससे जो है वो एड्रेस करेंगे जो हमारा हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है। प्लस साथ में एक पॉइंट और याद रखना, एलपीजी में एक इनिशिएटिव था जिसका नाम था पहल। पहल जो इनिशिएटिव है वो एलपीजी से लिंक करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, इवन यूपीएससी में पूछ रखा है कि पहल इनिशिएटिव क्या है। आप चेक कर सकते हैं गूगल, उसमें आपको टॉपिक सर्च करो, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पहल से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन, तो आपको जो है वो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट असाइड द 2008 नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूलिंग इन आवाज एंड अदर आर वर्सेस आरबीआई केस। ये अभी रिसेंटली केस हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, विच बैड बैंक्स फ्रॉम चार्जिंग ओवर 30% इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड्स ड्यू टू डीमिंग इट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी इसको असाइड कर दिया है। और क्यों असाइड किया है, कारण क्या है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से लिंक कर रहा है। तो हमें जो याद करना है वो ये कमीशन है। कमीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में बना था। तो सबसे पहला तो पॉइंट याद रखना कि कमीशन जो है वो क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, और इसको बनाया गया था 1988 में। अब देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये डायरेक्ट है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी जो है वो ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, या कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा इसमें, सिंपल आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो याद रखना है इस कमीशन के रिगार्डिंग कि एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जिसको बनाया गया था 1988 में, और ये बॉडी बन रखी है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एक तो आपको ये ईयर भी पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में बनी है, एक्ट का ईयर भी पूछा जा सकता है, प्लस साथ में जो है वो आपका ये क्वेसी जुडिशियल बॉडी कमीशन जो है वो कब बना वो भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1986 में बनी, 1986 में बनी, और 88 में जो फिर कमीशन बन गया। तो एक्ट हो गया आपका 86 का, और कमीशन हो गया आपका 1988 का। देन उसके बाद यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो है वो क्या कर रही है, फंक्शंस क्या रहते हैं, ये एंटरटेन करता है कंप्लेंट्स। कौन कौन सी कंप्लेंट्स को देखते हैं ये, जिसमें जो है आपके 2 करोड़ से ऊपर के केसेस आते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की है, वही केसेस जो है वो आपका ये कमीशन देखता है डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मदन बी लोकुर को क्या किया है, अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का जो है वो इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। तो ये पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, नाम पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, इसको बनाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और इसमें जो मेन टारगेट है इंश्योर करना इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन यूएन्स इंटरनल जस्टिस सिस्टम, कि जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, इसलिए जो है वो बनाया गया इसको। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 5 मेंबर्स होंगे। अभी इस काउंसिल को बनाने का जो ईयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1945 के अराउंड ही जो है वो गूगल पर बताता है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन जो एज पर माय सोर्सेज 1945 जो है वो इसको मेंशन किया गया है। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 5 मेंबर्स होंगे, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल। और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है एंटीनियो गुटेरेस।
तो जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में है, और 2017 में जो है उनको बनाया गया था। ये 9th है, तो याद रखना 9th सेक्रेटरी जनरल है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। देन उसके बाद एक पॉइंट और हमें जो है वो याद करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कमल किशोर। कमल किशोर जी को अपॉइंट किया गया था, इन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने अपॉइंट किया इनको एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिगार्डिंग जो है वो इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, प्लस साथ में ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी है। कमल किशोर इस टाइम पे इंडियन है ये, और ये जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी है, इतनी बड़ी पोस्ट पर ये पहुंचा यूनाइटेड नेशंस में। और सेकंड उसके बाद इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी अपॉइंट किया गया। तो ये दोनों के दोनों नाम, कमल किशोर जी और मदन बी लोकुर, ये दोनों जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर से मतलब का लिंक क्या हो गया कि सोलर एनर्जी जो कि घरों को प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जा रही है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मासाली विलेज है एक, ठीक है, और ये गुजरात में है। ये पहली बॉर्डर विलेज बनी है जो कि पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से चल रही है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ सोलर एनर्जी है, यानी कि सोलर विलेज भी हम इसको कह सकते हैं, और बॉर्डर रीजन में है। 100% यहाँ पर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि ये विलेज कहाँ पर है, और ये फर्स्ट जो है वो बॉर्डर विलेज बनी है। अभी अगर हम बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2024 में, और ये स्कीम चलेगी 2026-27 तक, यानी कि अभी स्कीम का टारगेट है 2026-27 तक। नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव है कि रूफ टावर, यानी कि देखो अभी क्या है कि घरों पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आंगन में जो है वो सोलर पैनल लगा दिया। तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है स्कीम के अंडर कि सरकार आपको सब्सिडी देगी, सरकार आपको पैसा प्रोवाइड कर रही है, आप क्या करो अपने छत पर जो है वो सोलर पैनल लगाओ। और फिर जब छत पर आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो देन उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर आप उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप चाहते हो तो आपके पास सरप्लस में है तो आप उसको बेच भी सकते हैं, लेकिन अपने कंजप्शन के लिए तो आप उसको यूटिलाइज करो। तो अभी ऐसा करने में जो ये विलेज है वो वर्ल्ड, ये आपकी इंडिया की जो है वो पहली बॉर्डर विलेज बना है। और यहाँ पर इनडायरेक्टली दो काम और प्रमोट हो रहे हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट कंजर्वेशन। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कि अभी अगर सोलर एनर्जी पर डिपेंड है तो उससे क्या है, लाइट नहीं जाएगी, ठीक है, आपका 24 आवर जो है वो लाइट रहेगी, ठीक है, दिन में भी और शाम में भी। तो दैट मीन्स वुमेन को वो प्रॉब्लम नहीं होगी, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर प्रमोट किया जा रहा है। देखो सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं अगर, तो उससे क्या है, इंडक्शन के थ्रू जो है वो खाना बनाया जा सकता है। दैट मीन्स अभी लकड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, और सोलर कुकर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी रहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और ये जो है वो कंट्री वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने क्या किया है, अभी इंडिया ने सेंड किया है कितना, 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस टू लुसोतो। लुसोतो को जो है वो यहाँ पर जो है वो 1000 टन जो है वो आपका जो वो राइस भेजा है, एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है। और कारण क्या है इसका, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्राइसिस चल रही है अभी, तो भारत ने सपोर्ट की। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका के अंदर है। अगर ये साउथ अफ्रीका है तो इसके अंदर जो है वो एक छोटी सी कंट्री है जिसकी कैपिटल जो है वो मसेरू है, कैपिटल याद रखना। और ये पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका के अंदर ही कंट्री है, जैसा कि 1948 के टाइम पे, 19 आज़ादी के बाद हैदराबाद बोल रहा था ना हमारे सेंटर में, कि हैदराबाद कह रहा था कि मैं अलग ही हूँ, ना मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा ना मैं इंडिया को ज्वाइन करूंगा, मैं अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहूंगा। तो वैसे ही कुछ ऐसा रीजन है ये। लेकिन जो ये रीजन है ना, ये इसको माउंटेन किंगडम भी कहा जाता है, द माउंटेन किंगडम भी इसको कहा जाता है। यहाँ से एक रिवर ऑरिजिनेट हो रही है जिसका नाम है ऑरेंज। और ऑरेंज जो रिवर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, जो कि आपका जो है वो जो आपके लुसोतो के जो हाईलैंड्स है वहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंट्री, और कंट्री का नाम भी याद रखना, कंट्री कहाँ पर है, लोकेशन भी याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यू ग्लोबल स्पेस वॉक रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड जो है अभी रिसेंटली चाइना के एस्ट्रोनॉट्स ने बनाया है, और चाई जुंग इनका नाम है, और दूसरा सोंगलिंगडंग। तो चाई सॉन्ग इसको याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो रहेगा चाई सॉन्ग। दो पर्सनालिटीज है लेकिन याद रखना है, चाय और सॉन्ग, चाय और सॉन्ग, मतलब चाय पियो और सॉन्ग सुनो। तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया है कि एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, 9 घंटे इन्होंने स्पेस वॉक की है, मतलब 9 घंटे ये लोग स्पेस में चले हैं।
अब स्पेस में चले तो सिंपल याद रखना कि 9 घंटे चले, ठीक है, लेकिन स्पेस वॉक मतलब कैसे हुआ ये कि कुछ काम करने के लिए जो है वो ये चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तायोंग यहाँ, ठीक है, तियानगोंग जो स्पेस स्टेशन है चाइना का, वहां पर जो है वो ये गए थे। फिर उसके बाहर जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो 9 आवर्स कंप्लीट किए एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के थ्रू, और ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ग्लोबल लेवल का भी रिकॉर्ड चल रहा है। इससे पहले जो है वो यूएस के जो एस्ट्रोनॉट्स थे 2001 में वो 8 घंटे 56 मिनट जो है वो स्पेस स्टेशन में रहते, इंटरनेशनल स्पेस वॉक की थी उन्होंने। लेकिन अभी 9 घंटे का रिकॉर्ड चाइना ने बना दिया। तो चाइना डूइंग समथिंग गुड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अभी वो अपना स्पेस स्टेशन तो पूरा बन ही जाएगा उनका अलग से। इवन भारत ने भी प्लान किया है कि भारत भी जो है वो 1940s तक जो वो अपना 2040s तक जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बना देगा। लेकिन अभी भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको ही फॉलो कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप। न्यू दिल्ली में ये वर्ल्ड कप होगा और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, क्योंकि देखो यहाँ पर सबका जो है वो रजनीकांत, अगर ऑप्शन में ऐसे आते हैं रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, लेकिन सलमान खान को बहुत कम जो है एज एन ब्रांड एम्बेसडर देखा जाता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक जो आपका खो खो वर्ल्ड कप होगा, न्यू दिल्ली में ये वर्ल्ड कप होगा, ये भी ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2025। 2024 होगा ये, इसको करेक्ट कर देना एक बार। 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024, और इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। अभी जो हमें याद रखना है वो ये कि 2021 में जो भारत का रैंक था वो था 54, लेकिन अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत का रैंक 2024 में है 39। तो 39th रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अभी इसको हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो अभी इसको याद करना, क्लास के एंड में पूछ सकता हूं मैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना है 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको जिसने बनाया है उनका नाम है खाबुस सुचवाद। इस जो पर्सनालिटी है जिसने जो है वो इसको बनाया, और ये जर्मन जो है वो इंजीनियर थे और इकोनॉमिस्ट। इनकी एनुअल मीटिंग होती है दावोस में, ठीक है, हर साल जो है वो यहाँ पर ये मिलते हैं और मीटिंग होती है। रिपोर्ट्स अगर हम बात करें जो जो रिलीज करता है, तो उसमें आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, और ग्लोबल एनेबलिंग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट्स भी एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिसेंटली इन न्यूज इट रिलीज्ड बाय द, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद अभी रिसेंटली जो है वो 2024 में इसकी मीटिंग भी हुई थी, और इस मीटिंग में जो फोकस किया गया सबसे पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहाँ पर काफ़ी फोकस किया गया। सेकंड उसके बाद यहाँ पर जो फोकस किया गया वो किया गया वार और अनसर्टेनिटी की तरफ। थर्ड यहाँ पर जो फोकस किया गया वो किया गया फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इक्वालिटी की तरफ, यानी कि जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करेंगे, यहाँ पर ये टारगेट है। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के सेंट्रिक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि भारत जो है वो रेपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऐसा जो है वो यहाँ पर कहा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब ये समिट हुआ था। तो जो भी भारत से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गया था, फिर उसको कितना अच्छा फील होगा जब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से एक है। और हमारे लिए भी बहुत प्राउड की मूवमेंट है, और जल्दी ही जो है वो हम 3 ट्रिलियन से जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 61st रेजिंग डे ऑफ एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इनका 61st रेजिंग डे था। और ये जो है वो 20 दिसंबर को था, जिसको सेलिब्रेट किया गया था रानी दंगा रीजन है शिलीगुड़ी में, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। अभी यहाँ पर इसको समिट, यह जो आपका रेजिंग डे हुआ इसको अटेंड किया था यूनियन होम मिनिस्टर ने। और अगर हम बात करें कि एसएसबी की, तो इसको बनाया गया है 1963 में। और डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें तो वह है अमृत मोहन प्रसाद। अब यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर जनरल है
जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनके, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। कोशिश करी है कि कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए रिगार्डिंग द प्रीलिम्स, स्पेशली अगर हम बात करें जो हमारे वन डे एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपका हाई कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, इस तरह में जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सीआरपीएफ का डीजी कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे, आईटीबीपी का डीजी कौन है, बीएसएफ का कौन है, सीआईएसएफ का कौन है, या आसाम राइफल्स का कौन है। तो क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले तो बेसिक याद रखना कि ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये सभी के सभी यूनियन जो होम मिनिस्टर है उनके अंडर आती है। सीआरपीएफ के डीजी अगर हम बात करें अभी तो अनीश दलाल सिंह है, ठीक है। आईटीबीपी के डीजी अगर हम बात करें तो श्री राहुल रसगोत्रा है, ठीक है। बीएसएफ के डीजी अगर हम बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी, दिलजीत से याद रख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे दलजीत है, दिल नहीं है, दलजीत है। सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो रजविंदर सिंह भट्टी है, और असम राइफल के डीजी अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये याद करने पड़ेंगे। और कल ये सारे के सारे या नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो ये आपको याद होने चाहिए, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा क्लास में। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिगार्डिंग, जो कि वन लाइनर है, और वन लाइनर फॉर्म में ही जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा युगा युगीन युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ये न्यू दिल्ली में है और अभी इंडिया और फ्रांस ने जो है वो कोलैबोरेशन किया है कि वो इस म्यूजियम को डेवलप करेंगे। सेकंड उसके बाद है गोवा लिबरेशन डे, जो आपका 19 दिसंबर को होता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि गोवा जो है वो गोवा से जो है वो पुर्तगाली चले गए। 451 साल जो है वो पुर्तगालियों ने गोवा पे रूल किया, और फाइनली 1961 में जो है वो चले गए। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले पुर्तगालीज कौन से ईयर में आए थे भारत? 1498 1498 में। और कहाँ से आए थे, किस तरह से पहुंचे थे? थ्रू केप ऑफ गुड होप। थ्रू केप ऑफ गुड होप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना कि थ्रू केप ऑफ गुड होप जो है वो, ये जो है वो भारत में आए थे। और केप ऑफ गुड होप का डिस्कवरी किसने किया था? वास्को डी गामा। नहीं, बार्थोलो लोमो दास एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। वास्को डी गामा तो इसके थ्रू भारत पहुंचे थे। देन उसके बाद जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगा तो वहां पे सारा कवर होगा, डोंट वरी। देन उसके बाद 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ये न्यू दिल्ली में होगी, और पहली बार ये जो है वो भारत में हो रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाई कोर्ट में ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन से इंक्लूड कर रहा हूँ साथ में। 12th एडिशन जो है वो आपका भारत में होगा, पहली बार ये भारत में हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो न्यू दिल्ली याद रखना, और भारत में हो रहा है। देन उसका नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इनॉग्रल अंडर 19 एसीसी वुमेन्स T20 एशिया कप। इसमें भारत ने जो है वो विक्ट्री, भारत जीता है इसको, और किसको डिफीट किया है? बांग्लादेश को डिफीट किया है 41 रन से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिजीत मजूमदार के बारे में। अभिजीत मजूमदार, इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं ये। देन उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर एआई पॉलिसी एडवाइजर। सीनियर एआई पॉलिसी एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हुआ है, बहुत सारे इंडियंस को अपॉइंट कर रहा है वो अपनी कैबिनेट में। जो उनकी अपनी कैबिनेट होगी, ठीक है, जो उनके मिनिस्टर्स होंगे उसमें जो है वो इंडियंस को इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे भी है श्री राम कृष्णन, इनको अपॉइंट किया है इन्होंने एआई पॉलिसी एडवाइजर। तो इंडियंस का जलवा है कि इंडियंस अभी रॉक ऑन कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। अभी यूएन की बात की तो यूएन में कौन अपॉइंट हुए? क्या नाम था उन जज का? किशोर हाँ जी। किशोर करके था सर उनका नाम। नहीं 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 सर। मदन करके था सर। हाँ, थोड़ा और। मदन पी। हाँ जी। सर मदन पी करके था सर, और सर अच्छा, नहीं याद। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में कितना रैंक थे भारत का? 39 और 2021 में कितना था? 54 तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से ईयर में बनी थी? 1971 1971। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा। चलो कुछ 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 याद रह रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि याद नहीं रहता। और ये अच्छी बात भी है कि साथ साथ में याद रह रहा है।
तो श्री राम कृष्णन जी को अभी जो है वो अपॉइंट कर दिया है ट्रम्प जी ने अपनी एआई पॉलिसी एडवाइजर की फॉर्म में। देन उसके बाद नेक्स्ट है ISSF। ये क्या है, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025, इसको भी भारत होस्ट करेगा। तो भारत अभी काफ़ी सारे इवेंट्स को होस्ट करने वाला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी, तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग तो स्पेशली कवर करना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सागर आइलैंड। ये जो सागर आइलैंड है ये वेस्ट बंगाल में है। सबसे पहला तो पॉइंट याद रखना, सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में है। गंगा रिवर जब डेल्टा बनाती है ना बे ऑफ बंगाल में जाके, तो उसके अराउंड में ये सागर आइलैंड है। यहाँ पर एक मेला लगता है, गंगा सागर मेला, और ये आइलैंड में जो है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है इस आइलैंड को। और यहाँ पर जो मेला लगता है देन होली डिप होती है, इस तरह से जो है वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर 43 विलेजेस है, 43 विलेजेस है इस आइलैंड में। और ये आइलैंड ना कपिल मुनि से लिंक करता है। कपिल मुनि जो है वो फाउंडर थे, ठीक है, ओरिजिनल जो है वो प्रोपोनेंट थे समखया सिस्टम के। समखया सिस्टम मतलब जिन्होंने कहा था कि योगा मेडिटेशन के थ्रू जो है वो साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, मोक्ष को अटेन किया जा सकता है, समखया फिलॉसफी। तो ये फिलॉसफी जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो 6 फिलॉसफी है, पतंजलि वाले वो सब हो गए। ये मैं आपको वहाँ पे इतने ट्रिक्स के साथ इसको कवर करवाऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगी। और क्वेश्चन ना 1 नंबर में बनता है, और बहुत टफ क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। अभी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हम इसको वैसे कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि 1981 के राउंड में बनी है। और रीजनल एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 अरब नेशंस है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई मेंबर्स है इसमें। और इसको एस्टेब्लिश करने का जो मेन कारण था वो ये था कि ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। एक तो ईरान में जब रेवोल्यूशन हुआ 1979, तो उसके बाद जो है वो ईरान राइज करना शुरू कर गया। तो ईरान ने जो है वो तेल बेचना सस्ते में शुरू कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया पहली बात काउंसिल को। सेकंड, उसके बाद ईरान इराक के बीच में लड़ाई चल रही थी, और इन दोनों के बीच में लड़ाई 2 तरह से हो रही थी। एक तो ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, दूसरा ये प्राइजेस हाई कर रहे थे। एक प्राइस हाई करता, दूसरा कम कर देता। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल पर जो डिसबैलेंस हो रहा था ना, मिसबैलेंस हो रहा था एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू द क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो वो एक चैलेंज रह रहा था। और आज भी अगर आप देखोगे ईरान जो है वो यूएस और ईरान के बीच में चैलेंजेस क्यों चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ईरान के पास अबंडेंट सोर्सेज है, अबंडेंट नेचुरल जो है वो सोर्सेज है। और हेडक्वार्टर हमने बात की थी रियाद में है, सऊदी अरेबिया। रियाद में ना अभी एक समिट हुआ है। कौन सा समिट हुआ रियाद में अभी? कोप 19 सीओपी। 19 मैम सीओपी तक ठीक है, 19 नहीं, 21 16। किससे लिंक करती है सीओपी 61? से डेजर्टिफिकेशन से। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन से लिंक करती है, ठीक है। अभी एक और बताओ, पहले इसको टॉपिक को खत्म करते हैं फिर पूछता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंडिया और जो एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है इसके बीच में 2023 में जो है वो कितनी डील हुई थी, ये आप मेंस में लिख सकते हैं। 161.59 बिलियन डॉलर, 161.59 बिलियन जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रेड हो रखी है, जिसमें एक्सपोर्ट सिर्फ 56 बिलियन के करीब है, लेकिन इंपोर्ट 105 बिलियन। तो इंपोर्ट क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि भाई क्रूड ऑयल आ रहा है और गैस, नेचुरल गैस आ रही है। और यूएई गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, पहली यूएस है। आज भी अगर हम चाहेंगे तो अपना सामान हम यूएस में ही बेचेंगे। सीओपी 29 कहाँ पर हो रखी है? अजरबैजान। ठीक है, 29 तो अजरबैजान। 28 कहाँ पे हुई थी? यूएई, यूएई। दुबई में। नाइस नाइस। 30 कहाँ होगी? ब्राजील। ब्राजील ओके नाइस। और ब्रिक्स का समिट कहाँ पर हुआ था इस बार? इस बार अभी रिसेंट वाला? ब्राजील पे मैम एक बार फिर सोच लो। रशिया रशिया। कजन डिक्लेरेशन रिलेटेड टू ब्रिक्स, पहला पॉइंट। क्योंकि और इसके रिगार्डिंग फिर यूएस के प्रेसिडेंट ने कह भी दिया था ना कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर डॉलर को इग्नोर किया तो इस तरह से याद रखना। वो रशिया के साथ वॉर चलते लगा रखा है, रशिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर, या रशिया चाइना और यूएस की जो चलती रहती है ना अपने आपस में लड़ाई ट्रेड को लेकर, उसमें। उसके बाद एक और, फिर ब्राजील में कौन सा समिट हुआ? ब्राजील में कौन G20 सा समिट हुआ?
G20 G20 ब्राजील में, ठीक है। G20 में एक नया मेंबर बना, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। कितने मेंबर है अफ्रीकन यूनियन में? 30 के अप्रोक्स है सर शायद। नहीं नहीं सर, सर थोड़ा और बढ़ाओ सर। 39 41। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और। 47 फिर लास्ट। नहीं नहीं, लास्ट नहीं सर, अभी और जाएगा थोड़ा। कितने मेंबर्स है टोटल अफ्रीकन यूनियन में? 55। नोट डाउन कर लो, 55 मेंबर्स है इसमें। और ये जो बनी है ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी है आपकी एक तरह से, मतलब फाइनल अगर हम बात करें तो 1960s में बन रखी है ये ऑलमोस्ट। मतलब एक तरह से आप ईयर याद रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप करंट अफेयर आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली।